सीएमए इंटर की ऑल इंडिया रैंक 11। स्टार्ट में तो ऐसे होता था कि एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा खोलते हुए तो ऐसे लग रहा है कि भूल गए। कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर ये डर हावी हो रहा है कि अरे यार मैं आगे का पढ़ते जा रही हूँ, पीछे भूलते जा रही हूँ? क्योंकि नहीं हुआ कि भाई बीकॉम और सीएमए साथ में, नहीं तो बच्चे टेंशन नहीं लेते, सर बीकॉम का भी एग्जाम है, मैं बहुत ग्रुप दे रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा? 2 आवर्स के अंदर अच्छा, कंप्लीट हो जाता था। सारे पेपर 2 घंटे में हो मैंने जाते थे आप? सर आपके राइटिंग प्रैक्टिस के भी वीडियोस देखे, उससे भी बहुत हेल्प हुई। तो अगर बराबर। आपके पास आ गया फिर वो तो पास ही हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस में से भी सब आता है। सोचना नहीं कि होगा कि नहीं होगा, पहले करके तो देखे, बाद में देख लेंगे जो होगा। बट इसने पूरा एनालाइज किया, रिसर्च किया, सबको देखा, फिर फाइनली मुझे चूज किया। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। आज हमारे साथ है सीएमए इंटर की ऑल इंडिया रैंक 11, दैट इज नैन्सी पुरस्नानी। नैन्सी जी, सबसे पहले बहुत 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 शुभकामनाएं आपको और आपके घर वालों को। आपने ऑल इंडिया 11 अचीव किया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था, बस मैंने ऐसे सोचा था कि रैंक लाना है, पर ऐसे नहीं सोचा था कि 11 आ जाएगा, जी क्योंकि बहुत जी टफ जी। एग्जाम है। ओके। और जैसे इतने सारे बच्चे अपियर करते और पास परसेंटेज इतना कम था तो थोड़ा डर लग रहा था। और कैसे हाँ। लास्ट में जब बोट ग्रुप का सोचते हैं हम, ऐसे सोचने में तो चल जाता है, जब एक्चुअल में करने बैठते हैं ना तो बहुत टफ है। और इतना हाँ। सारा सिलेबस एक साथ आता है। मेन तो वो एग्जाम के डेज, जब वो करेक्ट हाफ डे करेक्ट में पूरा हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। नींद भी करेक्ट नहीं करेक्ट। होती थी तो उसके। हाँ, मैं हमेशा ये पॉइंट स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि जब वो पूछता है ना कि सर मैं एक ग्रुप करूँ कि बोथ ग्रुप करूँ, तो मैंने एक बात उसको बोली कि मतलब इट्स नॉट अबाउट कि तू अ, अभी कितने ग्रुप को ले जा सकता है, कि तू कितने ग्रुप की कोचिंग कर सकता है। कोचिंग करना इज इजी आई गेस, आपको क्लास ही तो करनी है। 4 सब्जेक्ट आपने किए, फिर ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट किए, कोचिंग आराम से हो जाएगी अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है। मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग करने में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज आता है जब इन 8 सब्जेक्ट को आपको एग्जाम के वक्त जब सेल्फ स्टडी करना होता है, और जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो एक-एक दिन पहले जब करना होता है, ये चैलेंज है मेरे ख्याल से, राइट? सर तो उसके ये लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। मैंने रिवीजन कैसे बहुत फोर जरूरी है। फाइव टाइम्स रिवीजन किया था, जैसे माइंड में बैठ जाए। स्टार्ट में तो ऐसे होता था कि एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा खोलते हुए तो ऐसे लग रहा है कि भूल गए। हाँ हाँ हाँ। जैसे करेक्ट। स्टार्टिंग में ऐसे होता था, फिर फर्स्ट रिवीजन किया, तभी थोड़ा थोड़ा याद हुआ, सेकंड थर्ड फिर अच्छे से हो गया। ओके ओके ओके। तो आपने इसको ओवरकम करने के लिए एक ही सहारा लिया, कंसिस्टेंट रिवीजन का, राइट? यस सर। कभी ऐसा और कुछ बीच हुआ में कि कैसे ब्रेक नहीं हाँ लिया, हाँ कंसिस्टेंटली करती थी। और इतनी हाँ। इतनी देर बैठती थी, ऐसे सब कुछ बंद, सारा दिन एक रूम में बैठना। ओके, मतलब सब कुछ त्याग करके, मोबाइल को साइड करके, थोड़ा फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके, दोस्तों को कॉम्प्रोमाइज करके, हमने उस वक्त को पूरा लगा दिया कि हाँ भाई अपना बेस्ट देना है, और रिजल्ट आज आपके सामने है, बराबर है? तो कभी यस सर। कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर ये डर हावी हो रहा है कि अरे यार मैं आगे का पढ़ते जा रही हूँ, पीछे भूलते जा रही हूँ? क्योंकि हर स्टूडेंट के ये एक जर्नी में होता है जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, फिर चाहे वो ऑल इंडिया रैंक क्यों ना हो, बराबर है? तो क्योंकि इस फियर सिलेबस अगर सर होता इतना है, होता ही है ऐसे। होता है तो जैसे उसको सब कुछ ओवरकम तो करने माइंड के लिए क्या में करते हो हैं? नहीं। रिविजन्स। मैंने रिवीजन बस। टारगेट बेस्ड स्टडी की थी कि जी। इतने मंथ्स में मेरे को लेक्चर्स खत्म करने हैं, फिर उसके बाद रिवीजन करना है। और मैंने ऐसे सोचा था कि ना 3 मंथ्स पहले तो करना ही है। ठीक है। कैसे फेब तक मैंने पूरे लेक्चर्स खत्म कर दिए थे। ओके ओके। फिर ऐसे सोचा था 4 रिवीजन्स हो जाएंगे, पर कैसे फिर पोस्टपोन हो गए एग्जाम्स, तो 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल गया तो अच्छे से हो गया रिवीजन। और मतलब समरी फरवरी नोट्स तक। भी हाँ। समरी नोट्स भी बहुत काम आते हैं, मेन तो ओके एग्जाम टाइम में। क्योंकि मेरा एक दो सब्जेक्ट में तो ऐसा हुआ था कि मेरे को क्वेश्चन आते थे, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं वो पढ़ के जाऊं। और ऐसे होता है ना, एक बार आंख से देखा हुआ हो तो आ जाता हम्म। है, नहीं तो नहीं आता है। थोड़ी कंफ्यूजन होती है करेक्ट क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स हम करते हैं, तो फिर करेक्ट सारे याद रहना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो मतलब आपने फरवरी तक अपनी 8 सब्जेक्ट की क्लास खत्म कर ली थी। फरवरी हम्म। के बाद आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसके बाद एक बोनस महीना मिल गया अपना को, जुलाई।
जिसमें आपने, मैं कह सकता हूँ 3.5-4 महीने सिर्फ रिवाइज किया 8 सब्जेक्ट को, राइट? बीच में कैसे बीकॉम की एग्जाम्स थी तो उसमें थोड़ा टाइम जी चले गया, जी तो उसके जी। हिसाब से मैंने शेड्यूल कर लिया था। ओके ओके। तो ऐसे हावी नहीं हुआ कि भाई बीकॉम और सीएमए साथ में, नहीं तो बच्चे टेंशन ले लेते, अरे सर बीकॉम का भी एग्जाम है, मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा? कैसे मैनेज किया आपने इस चीजों को? मेरा कैसे पहले ही हो गया था, और मैंने ना टाइम टेबल बना लिया था कि इस डेट हम्म तक ये कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद इसका ये रिवीजन करना है। रिवीजन क्या हम्म करना है वो भी देख लिया था, जैसे पहले क्लासेस खत्म करनी है, फिर क्लासेस का एक बार पढ़ना है, फिर उसके बाद हम्म। स्टडी मैथ की, फिर उसके बाद हम्म। पास्ट पेपर्स किए, स्कैनर किया, फिर एमटीपी वगैरह, फिर पेपर सॉल्व, फिर उसमें जो मिस्टेक आ रही थी फिर वो की, तो ऐसे एक एक करके सारे सब्जेक्ट का किया। ओके ओके। तो एक अगर इसको मैं क्रम में बैठाना चाहूं कि पूरी क्लास खत्म करने के बाद आपका क्रम क्या था? आप पहले क्लास खत्म करने के बाद रिवीजन लेते थे, कि पहले कुछ क्वेश्चंस लगाते थे, अपनी गलती फाइंड आउट करते थे, सुधारते थे? व्हाट विल बी द ऑर्डर, राइट ऑर्डर? मेरी क्लास हो गई है, अब मुझे रिवीजन प्लान करना है, तो रिवीजन की प्लानिंग के ऑर्डर क्या है मेरे? मैंने पहले सारे सब्जेक्ट्स की कैसे जो क्लास में पढ़ा है हम्म। वो सब रिवाइज कर लिया, फिर ठीक है। उसके बाद वापस सेकेंड रिवीजन में मैंने स्टडी मैथ खोली और स्कैनर, ठीक है। ठीक फिर है। उसके बाद थर्ड रिवीजन में मैंने पेपर्स किए, पास्ट पेपर सारे ठीक। कर लिए। ठीक है। सॉल्व नहीं किया, बस कैसे ऊपर हाँ ऊपर से जो जो सम लग रहा था वो सॉल्व किया, हाँ, और जहां कैसे जहां साथ अपने को में। ऐसा लग रहा है कि अटकलें आ सकती, जहां जहां वहां वहां उसको लगा लिया। हाँ, जो हार्ड हार्ड थे और ज्यादा जी जी मार्क्स के, जी जी वेटेज के अकॉर्डिंग, जी और जी। एमसीक्यू वगैरह तो वो सब बाद में ही किए, और ठीक फिर है। उसके बाद सॉल्व किया पेपर टाइमर लगा के, ठीक है। वैसे जल्दी ही हो जाता था पेपर, 2 आवर्स के अंदर अच्छा, कंप्लीट हो जाता था। सारे पेपर 2 घंटे में ऐसे हो जाते थे आपके? कभी कभी उससे भी जल्दी, मेरे एग्जाम टाइम में भी जैसे पेपर लिख रही थी, हाँ। देखा हम्म 4 हुए मेरा पेपर खत्म। तो ओके। फिर जो जो मतलब, कैसे नहीं आता था वो हाँ, करती थी फिर पेपर में। ओके, मतलब आप बाय डिफॉल्ट मेंटली इतनी ज्यादा ये सब लगा लिए थे आपने, 2-2 घंटे में उससे पहले खत्म कर लिया। कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ गया होगा कि हाँ यार चीजें क्लियर तो हो ही जाएगी, बस देखते हैं जब इसके कैसे परिणाम क्या होंगे। पेपर सॉल्व करते हैं ना हम, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि 3 रिवीजन करेक्ट के बाद करेक्ट पेपर करो तो फिर तो आता ही है। फिर करेक्ट उसके बाद करेक्ट करेक्ट। पेपर आप, में जो मिस्टेक निकली वो किए, पर वो पेपर्स भी किए ना मैंने, तो उसमें भी कैसे 70+ ही आ रहे थे सब में, कभी ओके 80, ओके। ऐसे ऐसे ही आ तो रहे थे। आप ये जो पेपर देते थे, आप अपने आप को सेल्फ असेस करते थे आप, कि कोई सेल्फ, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज आपने लगाई थी? नहीं सेल्फ। सेल्फ असेस, यानी कि आपने पहले क्लास खत्म की, रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद अब जब क्वेश्चन लगा रहे सारे एमटीपी आरटीपी तो स्कैनर पास्ट के, कौन से भी पेपर्स लेके वो करती थी। हाँ हाँ हाँ, और कोई पेपर छोड़ा ही नहीं होगा आपको, जो मिल रहा होगा वो सारे ही लगा लिए होंगे, क्योंकि एक बार अपना पूरा कंसेप्ट हाँ, हो गया, रिवीजन हो गया, तो सारा लगा लो। करेक्ट है। ऐसे लग रहा था जितना हो रहा है करो। बस बस जितना हो रहा है, जितना समय है उसको यूटिलाइज करा अच्छे से, बस मेहनत की। अच्छा, ये आपने दिमाग में ये ध्येय रखा हुआ था, ये मोटिव रखा हुआ था कि मुझे रैंक लाना है, ऐसा था दिमाग में? हाँ, अच्छा, ऐसा ये था रखा था, लेकिन, पर लास्ट में ऐसे डर हाँ लग रहा था, जैसे हाँ सब कुछ हाँ। एक साथ आ जाता है ना, तभी डर लग रहा था कि मैंने वोट क्यों किए, अभी मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा अच्छा आप, लगता है। अच्छा आप ये सोच रहे थे कि बोथ ग्रुप क्यों चूज किया आपने, ऐसा सोच रहे थे आप? बट स्टिल आपने मैनेज किया, ये तारीफे काबिल वाली बात है, मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो एग्जाम के वक्त 8 सब्जेक्ट को एक एक दिन में रिवाइज करके अच्छी तरीके से अपना इनपुट दे के आए। बराबर कह रहा हूं मैं, मुझे मुझे पता है आपकी उस समय क्या हालत हो रही होगी, खाना हराम, जी, सोना हराम, दिमाग की शांति भंग हो गई होगी, बस ऐसा था कि भाई जो हो रहा है बस कर लेती हूँ, जैसे तैसे समय कट जाए अच्छे से, ऐसा ही हो रहा होगा। बस फोर क्योंकि, आवर्स की स्लीप लेती थी मैं, जैसे 1:30 के अराउंड सोती थी, 4:30 हाँ तक उठ जाती थी, हाँ ऐसे हाँ बस हाँ। 5 5 मिनट्स का बीच में टाइमर लगा के सोती थी कि 5 मिनट्स के बाद ओ, मेरे को उठना है, ऐसे इतनी ओह, गंदी हालत हो गई थी लास्ट। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल एग्जाम में 8 पेपर हमने बैक टू बैक दिए थे। तो जिस हालतों से मैं गुजरा था ना, ये आंख के नीचे काले धब्बे, चेहरा काला पड़ गया था, पूरी हालत खराब हो जाती है, और भूख प्यास तो मिट ही जाती है,
खा भी नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी भूख नहीं लगती। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र से है नैन्सी जी, महाराष्ट्र से, आप जलगांव से हैं, राइट? जलगांव हाँ, 5वां। हाँ। और बताना चाहता हूँ कि ऑनेस्टली मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसने मुझसे कोई क्लास नहीं ली है। इसने लॉ को सेल्फ किया है, बट लॉ को सेल्फ करना मतलब, सेल्फ का मतलब अलग-अलग बातें होती है। एक होता है सेल्फ कि तुम हो, तुमने अलग-अलग स्टडी मटेरियल पढ़ा और कर लिया। एक सेल्फ ऐसे होता है कि स्टडी मटेरियल कुछ आपके पास है और आप यूट्यूब के रिविजनरी वीडियो से कुछ हेल्प ले लो। तो एनसी जी जो है, ये हमारे सीएमए इंटर लॉ मैराथन कम्युनिटी जो हमने ₹1 में दी थी ना, आपने शायद उसको ज्वाइन किया था, राइट? सीएमए इंटर लॉ मैराथन कम्युनिटी को जो ₹1 पे करके था, तो उसमें जो हमने इनको मटेरियल प्रोवाइड किए थे, स्टडी मटेरियल, और हमारे जो यूट्यूब में जो फ्री में रिविजनरी लेक्चर थे, उसको देखते हुए इसने ऑल इंडिया रैंक 11 अचीव किया है, जो कि बहुत तारीफे काबिल है। बट नैन्सी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब इससे ना बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आएगा कि अच्छा, रिवीजन वीडियो से ही लॉ में इतने अच्छे मार्क्स आ गए कि ऑल इंडिया रैंक आ गया। तो इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि क्या आप रिवीजन वीडियो से ही ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं? क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल से सिर्फ लॉ को शायद सेल्फ किया होगा और सेकंड ग्रुप के कुछ सब्जेक्ट को आपने सेल्फ किया, राइट? तो ओएमएस इसमें से। हाँ, मैं आपकी इसमें टिप्पणी चाहूंगा कि क्या ऐसा संभव है? क्योंकि कोई लोग इसको गलत मार्गदर्शन में ना ले जाएं कि अच्छा चलो, सेल्फ करने से भी रैंक आ जाती है तो सेल्फ कर लेते हैं। तो पहले तो आप अपना लॉ में मार्क्स बता दीजिए। ये रिविजनरी वीडियो और सेल्फ स्टडी पढ़ के आपने लॉ में कितना मार्क्स अचीव किया, एक। और दूसरा, इस पे जरूर गाइड करें कि भाई क्या आप सेल्फ स्टडी करके लॉ निकाल सकते हो क्या? क्योंकि मेरे मानने में हर कोई सेल्फ स्टडी और रिविजनरी वीडियो से पास अगर हो रहा होता तो शायद हमारे कोर्स को ही खरीद भी ना रहा होता। तो ये गलत ना मैसेज चले जाए। तो दोनों व्यू आप अपने बताओ, अपने भी और ओवरऑल भी। एक्चुअली ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है कि उनका जी, माइंड कैसा है, वो कितने कंसिस्टेंट है। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि अगर वो करेंगे नहीं तो फिर तो होगा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, और कैसे बरोबर से टाइम देना है, जैसे हम सेल्फ कर रहे हैं तो फिर उतना हाँ, टाइम उसको देना है जितना हम क्लासेस में देते हैं। हाँ, हाँ, और जैसे मल्टीपल रिवीजन करो लॉ को तो बहुत रिवीजन्स लगते हैं। बिल्कुल। तो मैं इससे ये इसकी बात को एक्सटेंड करना चाहूंगा नैन्सी जी की बात को। नैन्सी जी का कहना ये है कि भाई देखो, एक क्लास का माहौल होता है जिसमें आप रोज क्लास जा रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ साथ साथ में रिवीजन चलते रहता है, एक फ्लो बने रहता है। आप रोज जा रहे हो, क्लास में रिवीजन हो रहा है, कुछ टेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। एंड में हमने रेगुलर क्लास वालों के लिए भी रिवीजन लिए, सब किया। ये फ्लो बना है, ये आपका प्रॉपर चीजें बनी हुई है, सब्जेक्ट से टच बना है, तब तो ठीक है। अगर आपने ऐसे ही बोला चलो सेल्फ कर लेंगे, एक आध बार कहीं देख लिया, उसकी कोई रिवीजन नहीं की, आपने फ्लो नहीं बनाया, आपने अलग अलग पेपर नहीं लगाए, क्वेश्चन नहीं किए, तो मामला बहुत गड़बड़ा सकता है। तो एक सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए अपने आप को कंसिस्टेंट रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, आप अपने आप से एफर्ट नहीं दे पा रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार मेरे को क्या पैटर्न फॉलो करना है, किस कैसे चलना है, कहां से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, लिखना कैसे है, रिवीजन कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, अगर ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। बराबर बोल रहा हूँ नैन्सी जी? सर लॉ ऐसा में ही। कैसे सिलेक्टिव किया अगर तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लॉ का सिलेबस इतना है हमारा, इंडस्ट्रियल लॉ वगैरह, तो वो सब करेक्ट, पॉसिबल करेक्ट, ही नहीं है। तो मैंने करेक्ट, सिलेक्टेड किया था वेटेज के अकॉर्डिंग, किसका वेटेज कितना है और करेक्ट, किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो करेक्ट, वो करेक्ट। क्वेश्चंस किए थे और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे सारे, वो जी, सारे किए जी, थे एकदम अच्छे से। जी। तो और आपने जो इम्पोर्टेंट, हाँ बोलिए। पेपर में ऐसे हुआ था कि मैंने ना कमर्शियल मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही किया था। जी, सोगा नेगोशिएबल वगैरह मैं लास्ट में नहीं पढ़ के गई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो ठीक है, मैंने मतलब वो आप इनका ऑप्शन में रिवीजन छोड़ा नहीं था। किए थे? हाँ, इनका वैसे पढ़ा पहले होगा रिवीजन के रेगुलर। टाइम पे भी कम किया था, हाँ, बाकी के पे ज्यादा फोकस किया था क्योंकि वो करेक्ट, ज्यादा करेक्ट। इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा कि ये आएगा भी तो मैं ऑप्शन में छोड़ के आऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये ठीक इतना है। भरा पर और उसमें से एकदम कम आता है। जी, 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 ठीक तो है। मैंने और कंपनी लॉ, डायरेक्टर्स एथिक्स ये सब अच्छे से किया था। हाँ, तो आपके लॉ में मार्क्स कितने आए थे, आपने ये नहीं बताया अभी तक? 63। 63 मार्क्स आए हैं खुद की स्टडी से।
सेल्फ स्टडी करके, और हमारे मटेरियल जो फ्री मटेरियल यूट्यूब में है और सीएमए इंटर लॉ मैराथन कम्युनिटी जो इनने ज्वाइन की थी, उस पे जो मटेरियल थे इनको करके इनने 63 मार्क्स अचीव किए। और सर आपके राइटिंग प्रैक्टिस के भी वीडियोस देखे, उससे भी बहुत हेल्प हुई। ओके ओके, राइटिंग प्रैक्टिस से आपको आइडिया लगा होगा कि भाई आंसर लिखते कैसे हैं, करेक्ट? और ठीक है मैंने ठीक कैसे है। पेज तो जैसे सॉल्व भी करके देखा, ओके ओके, मतलब जैसे केस सॉल्व करके स्टडीज की प्रैक्टिस करते हैं वैसे हाँ पेपर हाँ। सॉल्व किया, तो उससे भी ओके, पता चल गया। आपने ऐसे, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने पेपर ऐसे लगा लिए होंगे? जैसे मान लो लॉ आपने पढ़ा, या अकाउंट्स पढ़ा, या कॉस्टिंग पढ़ा, ठीक है, आप ऐसे पूरा सिलेबस करके ऐसे ओरिजिनली, मतलब आपका पूरा रिवीजन हो गया, आपने अलग अलग लगा लिए सारे क्वेश्चन, तो अब जब फाइनल एग्जाम के पहले आपने ऐसे कितने मॉक टेस्ट पेपर एक अंदाज में कर लिए होंगे? जैसे तो 2 पेपर्स किए थे फर्स्ट रिवीजन के बाद, फिर हाँ। उसके बाद थर्ड रिवीजन के टाइम एक पेपर किया था, फिर ओके एमटीपी वगैरह ओके उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट लग रहा था वो किया। ओके 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 ओके। तो नैन्सी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ये स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अब आपकी ऑल इंडिया रैंक 11 आई है, तो आपकी बातों का दम रहेगा बहुत ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप स्टूडेंट को क्या गाइड करेंगे कि लॉ हो गया, बाकी के सब्जेक्ट हो गए, सेल्फ करना चाहिए कि क्लास लेना चाहिए? क्योंकि ये तो आप थे जो डिसिप्लिन थे, ये आप थे जो कंसिस्टेंट थे, ये आप थे जो इधर उधर के रिसोर्सेस को इकट्ठा करके अपने पैटर्न, अपने प्लान खुद बना लिए। कई लोग ये सारी चीजें फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? सेल्फ मोड में जाना चाहिए कि कुछ सब्जेक्ट लगाना चाहिए, या पूरा ही सेल्फ करना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पे? सर अगर स्टूडेंट कंसिस्टेंट है तो फिर कैसे भी हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर क्लास तो लगानी ही चाहिए, क्योंकि क्लास में जी। कैसे लेक्चर्स के साथ होते जाता है, खुद से नहीं हाँ होता है, जितना गैदर करना भी प्रॉब्लम जाता हाँ, है। बराबर तो अगर बराबर। आपके पास आ गया फिर वो तो पास ही हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस में से भी सब आता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरा मतलब पेपर भी आपने, आपके क्वेश्चंस में से ही आता है। मतलब और अगर आपने मैं जो भी लास्ट टाइम, आपकी क्लास लेती थी तो मेरे को तो अभी 63 आए, तो फिर 80+ आ जाते थे, फिर तो रैंक और अपग्रेड हो जाता था। अच्छा, मतलब अभी क्लास नहीं लिए तो 63 है, क्लास लेते तो शायद 80 प्लस हो जाता, और रैंक डेफिनेटली अगर 20 मार्क्स 22 मार्क्स अगर आप ऊपर जाओगे तो रैंक तो आपका इंप्रूव होता ही। ठीक है, आई टेक इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं चाहता हूं बाकी सब्जेक्ट के लिए अपने पास टोटल लॉ के अलावा और 7 सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं कहूं कि एक एक दो दो टिप आप सबको दे दो कि इसकी तैयारी के लिए ये देख लेना, इसका ऐसा कर लेना, इसका ऐसा कर लेना। और जो बोथ ग्रुप करना चाहता है उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? तो एक शॉर्ट में 2-4 मिनट में आप बाकी सब्जेक्ट अगर बता पाए तो। अकाउंट्स के लिए है, ठीक है। उनका मैराथन लेक्चर भी है, तो उससे भी कर लिया तो उनके भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे, और स्कैनर मेन करना चाहिए। जी जी जी। स्टडी मैट करो फिर स्कैनर करो, फिर उसमें से पेपर आता है। और कॉस्टिंग में कैसे मैंने लास्ट के 1 आवर में पेपर पे हम्म, जाते से पहले पास्ट के क्वेश्चंस किए थे, मैंने ठीक है। पहले से ही सॉल्व करके रखे थे, तो लास्ट में वो ऊपर ऊपर से पढ़े और पूरा पेपर उसी में से आया, ओके, किससे 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 पूरा पेपर आया? पास्ट पेपर से। अच्छा, आपने मतलब एग्जाम के जाने से पहले आपने पास्ट एग्जाम पेपर को ऊपर ऊपर लगा लिया, पहले से तो आप सॉल्व किए हुए ही थे, हम्म, तो आपने ऊपर हाँ ऊपर एक रिवीजन पर्पस से लिया, तो सारे क्वेश्चन जो आपको आए मटेरियली सब्सटेंशियली पास्ट एग्जाम पेपर से ही उठ के आ गए कॉस्टिंग के। हाँ। ठीक है ठीक है। फिर आगे बाकी सब्जेक्ट? ओएमएसएम तो सेल्फ कर सकते, वो इजीली हो जाता है, यूट्यूब ठीक पे है कैसे ठीक बहुत है टीचर्स के रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, तो उसमें से कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। बाकी कंपनी अकाउंट भी संतोष सर का है, और बाकी भी है। ऑडिट में भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी लर्न करने का है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब और आपका कहना समरी है, में, हाँ, हाँ हाँ, मतलब आपका कहना है कि जो थ्योरी पेपर है उसका रिवीजन तो जितना मल्टीपल टाइम करोगे उतना अच्छा है। और अब आप समरी नोट्स के बारे से कुछ बता रहे थे। और समरी नोट्स भी बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम के पहले रिवीजन करने में, क्योंकि इतना सारा सिलेबस करना पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल नहीं होता है, करेक्ट। तो समरी नोट्स आपने थ्योरी के लिए कौन से रेफर किए? खुद के बनाए थे या कोई टीचर से लिए थे? कौन से समरी नोट, जैसे लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, और भी कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, तो समरी नोट्स किससे करके लिए थे? ऑडिट में मैंने मार्क कर लिए थे हाइलाइटर से, ठीक है ठीक है। और कोई कोई क्वेश्चन लगता था तो उसको शॉर्ट में लिख लिया था।
ठीक है, ठीक है, बाकी डीटी आईडीटी की चार्ट्स थी। ठीक है, ठीक है। और ना मैं रिवीजन करती थी ना, फिर ना रिवीजन के टाइम पे मार्क कर लेती थी जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जैसे फर्स्ट रिवीजन किया तो स्टार मार्क किया, फिर नेक्स्ट टाइम ब्लैक पेन से मार्क किया, ऐसे हर बार मार्क करती थी कि मेरे को फर्स्ट रिवीजन में कौन सा नहीं आया, सेकंड में कौन सा नहीं आया। और मेरे को पेपर के दिन पे एलडीआर मार्क करती थी कि वो मेरे को करना ही है। ओके, ओके, ओके। मतलब आपका ऐसा कहना है जो-जो पॉइंटर्स आपको याद नहीं आते थे, आप उनको अलग से हाइलाइट करते थे कि एग्ज़ाम में इसको अलग से देख कर कहते हैं जाना है। पेपर के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखना बहुत जरूरी है, कि पेपर ओके, के टाइम पे हमको एग्जैक्ट पढ़ना क्या है, क्योंकि टाइम सोचने का बिल्कुल नहीं होता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये तो हो गया डीटी, आईडीटी और लॉ के लिए समरी नोट्स के लिए क्या किया था आपने? क्योंकि वो भी एक थ्योरी ही पेपर है। लॉ के लिए आपके क्वेश्चंस है ना, उसमें ही मैंने हाँ, कैसे लैपटॉप पे लिख लिया था, शॉर्ट में ओके, साइड से या ओके, हाइलाइटर से मार्क करके पीडीएफ पे ही ओके। उसको एडिट ठीक कर है, लिया था, ठीक है, फिर वो पढ़ा था। जैसे ठीक है, फर्स्ट ठीक पॉइंट है। ये लिखूंगी। हम्म। तो नैन्सी जी मेरे ख्याल से लगभग-लगभग जो मोटी-मोटी बातें हैं ना कि आपने डीटी, आईडीटी के लिए क्या अप्रोच कराई, कि भाई रिवीजन कितनी बार किया, क्वेश्चन कितनी बार लगाए। ये सारी चीजें तो एक ओवरऑल अपने को सबको तो आइडिया लग ही गया। मैं चाहता हूं कि आप अपने तरफ से कोई टिप देना चाहते हैं क्योंकि आपने अब इंटर लेवल निकाल लिया है। तो होता है ना 3 टिप या 4 टिप या 5 टिप ऐसा देना चाहते हो कि भाई इंटर का एग्जाम निकालना चाहते हो, थोड़ा स्मूथली निकालना चाहते हो, तो इन कुछ 4, 5, 7 बातों का आप ध्यान रखना, जो आपने प्रॉब्लम फेस की होगी और आप चाहते हैं कि भाई मेरी एक्सपीरियंस अगर मैं इनको बता दूं तो शायद इनको प्रॉब्लम ना आए। जो भी आपको ख्याल पे आ रहा है कि भाई इन चीजों का डू एंड डोंट्स का ख्याल रखना। जैसे हमको स्ट्रेस नहीं लेना है ज्यादा, और ठीक है। कंसिस्टेंटली करना है। ऐसे सोचना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, पहले करके तो देखे, बाद में देख लेंगे जो होगा। ओके, ओके, ओके। और कैसे अप्रोच रखना है, टारगेट रखना है कि इतने टारगेट में हमको ये करना है। और ऑनलाइन ठीक है। करते स्टूडेंट अगर, तो उसमें तो बहुत बहुत प्रॉब्लम जाती है। जी, जी, अगर फेस टू फेस होता है तो क्लासेस के साथ हो जाता है, ऐसे ऑनलाइन जी, में कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जी, जी। तो वो करेक्ट, हमको करेक्ट, फॉलो करेक्ट। करते रहना है, और इतने टाइम में हमको ये लेक्चर कंप्लीट करने ही है, वो भी ओके, करना है। ओके। फिर उसके बाद ठीक है। रिवीजन भी ऑलरेडी प्लान करके रखने कि हमको कितने करने हैं और कौन से रिवीजन में हमको क्या करना है। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो अगर मैं और इसको अगर कंक्लूड करना चाहूँ। हाँ, 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 बोलिए, बोलिए, बोलिए। और अगर हमको लग रहा है कि हम कोई सब्जेक्ट फेल कर सकते हैं, तो फिर उसके हाँ, रिसोर्सेज देखने हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, हाँ, पहले अगर नहीं रिसर्च है कर तो लेना फिर है कि उसको कोई जो, भी सब्जेक्ट को। हाँ हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। हाँ, तो वही, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम जाती है, एक एक फैकल्टी, पहले फैकल्टी एक चूज कर लेनी है, फिर उसके ही हाँ, करने हैं। जैसे ठीक है, लॉ के भी ठीक है। मेरे पास मल्टीपल नोट्स अवेलेबल थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी इधर से करूँ कि उधर से करूँ। फिर लास्ट में फिर ओके, मैंने आपके में से ही किया। ओके, 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 करेक्ट। और कुछ कहना चाहते हैं आप इसमें? नहीं बस। हाँ, तो मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो सबसे पहले तो भाई स्ट्रेस नहीं लेना है। अपना हम्म। बेस्ट दो। मतलब जिम्मेदारी के साथ पढ़ना, स्ट्रेस लेके पढ़ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक होता है जिम्मेदार बनना, एक होता है स्ट्रेसफुल बनना। अपने को जिम्मेदार बनना है। दूसरा, हम्म। अपने को आपने जो बोला कि ये नहीं सोचना है कि यार होगा कि नहीं होगा, बस अपना बेस्ट देते जाओ। क्योंकि अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि यार होगा कि नहीं होगा, तो आप अटको गई, अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे और शायद बोथ ग्रुप में उतर ही जाओगे। इस बच्ची ने इतनी हम्म। प्लानिंग के बाद भी इसको बोथ ग्रुप एग्जाम के वक्त देने के वक्त लग रहा था कि यार मैंने क्यों चूज कर लिया, तो आप समझ सकते हो कि माइंडसेट कैसा चाहिए। तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। दूसरा, ये नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा। तीसरा, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो अपने आप को आपको हम्म। कंसिस्टेंट करना है, नहीं तो आप पीछे हट जाओगे, आपका टच छूट जाएगा। नेक्स्ट आपने एक बता के लिया कि भाई आप ना अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहते हो किसी सब्जेक्ट का, तो पहले रिसर्च कर लो। क्योंकि जैसे इनने बोला कि लॉ के लिए इनके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल थे, कि भाई मल्टीपल ऑप्शन भी थे, मल्टीपल नोट्स भी थे। बट इसने पूरा एनालाइज किया, रिसर्च किया, सबको देखा, फिर फाइनली मुझे चूज किया। मुझे चूज करने के बाद मेरे मटेरियल किसी एक सर को और किसी एक मटेरियल को फॉलो करना है, राइट। पूरा रिसर्च करने के बाद आप अलग अलग हम्म। लेक्चर, अलग अलग मटेरियल फॉलो करोगे तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे, ट्रैक से चले जाओगे, राइट। हम्म। और लास्ट में इनने कुछ बातें और बोली जो मेरे को ख्याल पे नहीं आ रही, क्या था लास्ट वाली बातें?
कुछ कौन बीच सी? पे एक और बातें थी। रिवीजन प्लान करना है, टारगेट रखना है, हाँ, और समरी टारगेट नोट्स भी रखना है। बनाना है, और एग्जाम के टाइम पे क्या करना है वो भी प्लान करके रखना है एडवांस में। मतलब कुल मिला के ये सारी बातें प्लानिंग की है कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि यार इस दिन में, जैसे इनने फरवरी तक पूरे कोर्स खत्म कर लिए थे, 8 पेपर इनके फरवरी तक खत्म हो गए थे, और आप ओल्ड हम्म, सिलेबस के, राइट, 2016 सिलेबस के। हाँ। हाँ, तो प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग में ऐसा कि यार इस दिन ना मेरी सारी चीजें, इस डेट तक मेरी क्लास खत्म हो जानी चाहिए। अब क्लास खत्म होने के बाद आपका रिवीजन का प्लान होना चाहिए कि इस दिन तक मेरे इतने रिवीजन हो जाने चाहिए। उसके बाद रिवीजन के बाद भी आपकी प्लानिंग इसके कि भाई कौन कौन से टेस्ट पेपर लगाने हैं, एग्जाम में कैसे रिवीजन करना है एक दिन पहले, ये पूरा प्लान आउट होना चाहिए कि यार एग्जाम में मैं इतना इतना देख के जाऊंगी। ये सारी चीजें आपकी प्लान रहेगी, सब ऑर्गेनाइज रहेगा, तब जाके आप नैन्सी जी की पोजीशन में आ सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 11 कहला सकते हैं। सो अगर सर थैंक यू। प्लान नहीं किया फिर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हाँ कोर्स ही ऐसा है, इसमें सब स्ट्रेटेजी जरूरी है बहुत। हाँ हाँ, तो नैन्सी जी के हिसाब से ऐसा है कि भाई प्लानिंग नहीं किया तो ये कोर्स इतना प्रोफेशनल है, रिजल्ट देखो आपने कितना अभी थोड़ा सा रिजिड आया है। तो इनका कहना है भैया प्लानिंग तो लगेगी, और ऑल इंडिया रैंक लाना है तो भैया बिना प्लानिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो प्लानिंग होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच नैन्सी जी। बहुत बहुत अच्छे इनपुट मिले, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को भी ये बहुत फ्रूटफुल सेशन लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन से बहुत बेनिफिट हुआ होगा। एंड जस्ट इन केस आप नैन्सी जी से ये चाहते हैं, मैं और भी इंटरव्यू लेके आऊंगा और इंडिया रैंकर से, और आप ये चाहते हैं कि सर किसी सब्जेक्ट का डिटेल्ड स्ट्रेटेजी ये बता दे, या एग्जाम के पहले क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी ये बता दे, यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि इनसे डिटेल पूछा जाए कि आपने कैसे किया था, तो आप ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखें। जितने ज्यादा जिस पॉइंट में कमेंट आएंगे या जितने लाइक आएंगे उस कमेंट में, अपन उसके लिए नैन्सी जी को वापस आपके पास हाजिर करेंगे, उस प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, या उस पॉइंट में डिस्कशन के लिए। नैन्सी जी अवेलेबल हो जाएंगे आप अपनी फ्रेटर्निटी के लिए? यस सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो भाई, नैन्सी जी अवेलेबल भी हो जाएगी, तो कुछ भी लगे तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, हम उसके लिए डिटेल सेशन लेके आएंगे। नैन्सी जी, आपकी इजाजत से मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ, क्या इजाजत है? हाँ सर। सर ओके थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। यस, थैंक यू to you too, Nancy, and once again congratulations, thank you so much.